नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और कोविड नियमों का पालन कर रहे होंगे। हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से भेजी जा रही छोटी छोटी और रोचक वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। बच्चों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, यह आपकी पाठ्य पुस्तक जियोग्राफी हमारा पर्यावरण, इस तरह आपकी पुस्तक है, उसका पहला ही पाठ है जिसका नाम है पर्यावरण। और बच्चों, ये टॉपिक इसलिए चुना गया है क्योंकि यह आपकी आने वाली जो कक्षाएं हैं उनमें सारी भूगोल का यह आधारभूत पाठ है। हम पर्यावरण अध्ययन को तीसरी कक्षा से पढ़ते आए हैं और आप ये भी जानते होंगे कि पर्यावरण हम कहते किसको हैं। आप सोचिए, जी हाँ, हमारे आसपास जो कुछ भी है वह सभी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। चाहे कोई व्यक्ति है, हमारे माता पिता हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा समाज है, पशु हैं, जंगली जानवर हैं, पक्षी हैं, जल है, वायु है, ये सभी हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं जो हमें सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण क्या हुआ, हमारे आसपास पास जो भी कुछ है वो सारा हमारा पर्यावरण है। और आप ये भी देखते होंगे, जैसा कि आपकी 7वीं कक्षा के इस पाठ में दिया गया है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो बच्चों, इस चीज़ का क्या जवाब हो सकता है। आपने देखा होगा कि किसी जगह पे पहले खेत हुआ करते थे, अपने आसपास आपने देखा है, तो वहाँ पर आजकल मकान बन गया है। या कई जगहों पे पहले जंगल हुआ करता था, वहाँ पे आजकल कोई फैक्ट्री बन गई है या सड़क निकल गई है। तो पर्यावरण चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हमारी ज़रूरतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य क्या करता है? आसपास के प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है और कई बार तो उसे नष्ट भी कर देता है। तो बच्चों, पर्यावरण हमारे आसपास हर वस्तु है। यहाँ पर एक बड़े ही सुंदर चार्ट के माध्यम से ये समझाया गया है कि पर्यावरण के घटक क्या हैं, किन चीज़ों से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ये हैं पर्यावरण के घटक। इसके एक तरफ हम देखें तो ये प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण आप नाम से समझ गए होंगे, जो प्रकृति ने हमें दिया, जिसे हमने नहीं बनाया। तो इसमें आता है जल मंडल। जितनी भी जल राशियाँ इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं वो सारे हमारे जल मंडल का हिस्सा हैं। वायुमंडल, ये भी हमने नहीं बनाया। पृथ्वी के ऊपर जितना भी मंडल है जिसमें वायु है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। स्थल मंडल, भूमि, यह भी हमने नहीं बनाई। भूप्रपटी, जिससे इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। हम पेड़ पौधे इस पर उगाते हैं, हम मकान इस पर बनाते हैं, हम अनाज इस पर उगाते हैं और इसी पर सारी क्रियाएं करते हैं। और यही स्थल मंडल हमें खनिज भी देता है। जैव मंडल, जैव मंडल होता है जितना भी जीवित मंडल है। सजीव आपने पढ़ा है तीसरी चौथी कक्षा में। सजीव वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आम भाषा में जिंदा कह सकते हैं। तो पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित नाम से पता है, जिसे मानव ने बनाया। जैसे हमने पहले जलमंडल पढ़ा तो ये प्राकृतिक में आया क्योंकि ये मानव ने नहीं बनाया। वायुमंडल, वायु मानव ने नहीं बनाई। स्थलमंडल, भूमि मानव ने नहीं बनाई। सजीव, पेड़ पौधे और इंसान जीव जंतु मानव ने नहीं बनाए, तो ये सारे प्राकृतिक में आए। तो अब मानव निर्मित में क्या आएगा? जो मानव ने बनाए, इमारतें बनाई, पार्क बनाए, पुल बनाए, सड़कें बनाई, उद्योग बनाए, स्मारक बनाए, मंदिर बनाए, तो ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। इसके अलावा जो मानव है, मानव मतलब इंसान, उसके अपने कुछ पर्यावरण के और घटक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। एक मानव मानवों से मिलता है, उसका परिवार होता है, समुदाय होता है, उसका धर्म होता है, शिक्षा होती है, अर्थ जगत मतलब उसकी संपन्नता, उसके आर्थिक संसाधन होते हैं और राजनीतिक स्थिति होती है। तो इसको थोड़ा विस्तार में आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक वातावरण जैसा कि हमने पहले पढ़ा, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं।
इसमें कौन कौन से आ गए? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। इसको आप याद रखिएगा। अब स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे सभी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो इसी से पूरे होते हैं। जैसे कि ये इसी स्थलमंडल में आपको पहाड़ मिलेंगे, पठार मिलेंगे, मैदान, घाटियां, ये सभी हमें स्थलमंडल में ही मिलते हैं। और स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है और खनिज संपदा का भी स्रोत है। और इसी में जो हमने जलमंडल पढ़ा, जलमंडल जैसा कि मैंने पहले कहा कि सभी नदियां, झील, समुद्र, सागर मिलकर जलमंडल बनाते हैं। और जो वायुमंडल है ये हमारी किस तरह से मदद करता है? क्योंकि सारी जो वायु है, जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, वो भी इस वायुमंडल में है। इसके अलावा वायुमंडल एक कंबल का काम करता है जो सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। और इसमें सिर्फ हवाएं या गैसें नहीं होती, धूलकण और जलवाष्प भी उपस्थित होते हैं। और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है। तो वायुमंडल भी महत्वपूर्ण एक मंडल है, हमारे पर्यावरण का घटक है। और जैवमंडल में हमने पढ़ा सारा सजीव संसार, जिसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे और सभी किस्म के जीव जंतु आ जाएंगे। बच्चों, इसी में हम एक नई चीज पढ़ेंगे, पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? आपने देखा होगा, हम कई बार बात करते हैं कि याक हमें उन क्षेत्रों में मिलता है जहां पे बर्फ पड़ती है, ऊंट हमें उन क्षेत्रों में मिलता है जहां पर रेगिस्तान होता है या दूर दूर तक रेत फैली होती है। तो याक एक अलग क्षेत्र में मिलता है, ऊंट एक अलग क्षेत्र में मिलता है। तो इसका मतलब जो याक है वो रेगिस्तान में नहीं रह सकता और जो ऊंट है वो बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं रह सकता। तो इन दोनों का अपना अपना पारितंत्र है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। तो आप याक और ऊंट के उदाहरण को देखिए, वो अपने आसपास के वातावरण पर आश्रित हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और वो अपने उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल भी लेते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मतलब इन जगहों पे भी अपना अपना पारितंत्र होता है जहां पर उस किस्म के आपको जानवर, वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। जैसे कैक्टस ले लीजिए आप, वो आपको रेगिस्तान में मिलेगा, पर देवदार के वृक्ष आपको पहाड़ों में मिलेंगे। हमने एक नई टर्म पढ़ी थी, मानवीय पर्यावरण। बच्चों, मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मतलब एक मानव दूसरे मानव के साथ भी जो व्यवहार करता है वो मानवीय पर्यावरण का हिस्सा बन जाता है। अब इसमें क्या आता है? फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना। तो सबसे पहले जो आदि मानव था उसका जीवन तो ऐसा नहीं था, परंतु धीरे धीरे उसने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हुए, व्यवहार करते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए, अनेक पीढ़ियों में लगातार लर्निंग करते हुए, सीखते हुए वह इस जगह पर पहुंचा है कि अब उसने फसलें उगाना सीख लिया है, पशु पालना सीख लिया है, स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। इस दौरान पहिए का आविष्कार हुआ, अनाज को उगाना सीखा, आग का आविष्कार हुआ, औद्योगिक क्रांतियां हुई, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। मतलब लेन देन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो आदि मानव में नहीं थी, परंतु मानव ने अपना पर्यावरण इस तरह से विकसित किया ताकि उसका जीवन आसान हो सके। तो ये मानवीय पर्यावरण का हिस्सा आ जाता है। तो मानवीय पर्यावरण में क्या आ गया? आदमी के एक दूसरे के साथ संबंध, चाहे वो आर्थिक संबंध हो, पैसे को लेन देन के, वस्तु विनिमय जैसे कि आ गया, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो,
चाहे वो परिवार में संबंध हो, चाहे वो पड़ोसियों के साथ हो, समाज के साथ हो, तो ये सारा ही व्यक्ति का मानवीय पर्यावरण होता है। तो बच्चों, छोटा सा पाठ था, ये सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए पढ़ाया गया। कार्यपत्र को हल करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।